सूर्य पृथ्वी पर होने वाली सभी प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा प्रकाश के रूप में प्रदान करता है। सूर्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक हिस्सा है, जिसमें एक तरफ अल्ट्रावायोलेट यूवी और दूसरी तरफ इंफ्रारेड है। अगर विकिरण की रचना को गौर से देखें तो यूवी 100 से 400 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर दृश्यमान प्रकाश जिसे मानव आंख देख सकती है, और 700 नैनोमीटर से ज्यादा इंफ्रारेड जिसे हीट वेव्स भी कहा जाता है। ये जानने से पहले आइए वातावरण को समझ ले। वातावरण का मतलब वायुओं का आवरण, जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गॉन 0.9% और बाकी के गौण वायु 0.1% मात्रा में मौजूद है। यह गौण वायु इतनी अल्प मात्रा में होने के बावजूद इसका हमारे वातावरण पर बहुत गहरा प्रभाव है। यह 0.1% वायुओं में 93.5% कार्बन डाइऑक्साइड, 4.7% नियॉन, 1.3% हीलियम, 0.44% मीथेन, 0.078% नाइट्रस ऑक्साइड और 0.01% ओजोन होता है, जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। चलिए ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ समझ ले। ग्लोबल यानी पृथ्वी के गोले का और वार्मिंग मतलब गर्म होना। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है तो उसे प्रदूषक कहना चाहिए? इसके उत्तर में स्वांते आर्हेनियस नाम के वैज्ञानिक, जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की खोज की, उसने कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्राणवायु है, क्योंकि यही वायु सूर्य प्रकाश और पानी के साथ मिलकर प्रकाश संश्लेषण करता है, और यही प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर वनस्पति के अस्तित्व का कारण है। यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं तो वनस्पति नहीं, और वनस्पति नहीं तो प्राणी जीवन भी नहीं। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना पृथ्वी पर जीवन का होना असंभव है। संयुक्त राष्ट्र का क्लाइमेट चेंज पर एक सम्मेलन होता है जो UNFCCC के नाम से प्रचलित है। इस सम्मेलन के मुताबिक 6 ऐसे मुख्य वायु है जो ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार है, और वे कार्बन डाइऑक्साइड जो कोयला, पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाने से, मीथेन चावल के खेतों में से पशुओं की पाचन क्रिया से या फिर कार्बनिक कचरे के विघटन से निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स जो कि औद्योगिक या रासायनिक प्रक्रियाओं से, और आखिर में सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो टायर के उत्पादन से निकलता है। ये सभी वायु भिन्न क्षमता से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देते हैं, जिसका मूल कारण इन वायुओं से होने वाली ग्रीन हाउस असर है। आइए एक नजर ग्रीन हाउस असर पर भी डालें। सूर्य से आने वाले किरण, जिसमें ज्यादातर अल्ट्रावायोलेट होते हैं, जब पृथ्वी की सपाटी पर टकराते हैं तो पृथ्वी इनका शोषण करके कम ऊर्जा वाले इंफ्रारेड यानी हीट वेव्स का उत्सर्जन करती है, और ये हीट वेव्स आगे बताए गए ग्रीन हाउस वायुओं से ब्लॉक हो जाते हैं और वातावरण से बाहर नहीं जा पाते। परिणाम स्वरूप ये पृथ्वी का तापमान निश्चित रूप से गर्म बनाए रखते हैं। लेकिन इन वायुओं की मात्रा अगर बढ़ जाए तो वातावरण का तापमान बढ़ने लगता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। चलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट को खिड़की के उदाहरण से समझे। मान लीजिए कि हमारे रूम में एक खिड़की है जिसका कांच CO2 जैसे काम करता है, तो यह कांच प्रकाश के किरणों को भीतर प्रवेश करने देगा, पर प्रकाश के कारण रूम में जो हीट वेव्स उत्पन्न होंगी उन्हें बाहर जाने से रोक देगा, जिसकी बदौलत
हमारे रूम का तापमान बढ़ेगा। किंतु हमें कैसे पता चलेगा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है या नहीं? ग्लोबल वार्मिंग की बहुत सी विपरीत असर है जिसे हम संकेत के रूप में भी ले सकते हैं। जैसे कि यदि ग्लोबल वार्मिंग शुरू हुआ है तो हिमशिलाएं पिघलने की शुरुआत, समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी, भूगर्भ जल में खारापन का बढ़ना, जमीन में सीलन की कमी होना और ऋतु चक्र जैसे कि बसंत और पतझड़ के आगमन समय में बदलाव आना, समुद्र जल के तापमान का बढ़ना, समुद्र की पीएच जो कि एसिडिटी का सूचक है उसमें बदलाव, कोरल जो कि मछलियों की मुख्य खुराक है उसका नाश होना, कुछ नदी और झरनों में कछुओं की तादाद कम होना जैसे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। यदि ग्लोबल वार्मिंग का मध्यकाल चल रहा हो तो हिमशिलाओं का तेजी से पिघलना और कई उल्लेखनीय परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन यदि ग्लोबल वार्मिंग अंतिम चरण में है तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, स्थानिक रोगों का बढ़ना, कुछ पशु पक्षी प्रजातियों का विलुप्त हो जाना जैसे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। इन संकेतों को ध्यान से देखें तो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। वर्तमान सबूतों से ये मालूम होता है कि पिछले कितने सालों में पृथ्वी का तापमान निश्चित रूप से बढ़ा है, परंतु इससे डरने की बजाय इसे संपूर्ण रूप से समझने की जरूरत है। पृथ्वी पर जीवन, विशेष रूप से मानव जीवन, असाधारण मामलों को छोड़कर 100 साल से अधिक नहीं होता है। जो ग्रीष्म युग और हिमयुग जिसके दरमियान पृथ्वी ठंडी या गर्म होती है उसको समझने के लिए बहुत ही कम समय है। ये हिमयुग और ग्रीष्म युग मुख्य रूप से लाखों वर्षों का समय लेते हैं। उसके बीच में छोटे छोटे ग्रीष्म युग और हिमयुग होते हैं जो 100 से 400 साल के होते हैं। अगर 400 साल कम से कम समय मान लें तो भी एक मानव जीवन इसको समझने के लिए कम है। और ये समझने के लिए विज्ञान हमारी मदद पर आता है। वैज्ञानिकों ने बर्फ, खासकर अंटार्कटिका के बर्फ का विश्लेषण किया जो भूतकाल में कार्बन डाइऑक्साइड और तापमान में हुए परिवर्तनों के बारे में जानकारी देता है, जिसके मुताबिक औद्योगिक क्रांति के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मात्रा बढ़ी है और कार्बन डेटिंग इस बात का प्रमाण है कि औद्योगिक क्रांति कार्बन डाइऑक्साइड के स्तरों में वृद्धि का कारण है। जैसे आगे बताया, हर एक ग्रीन हाउस वायु भिन्न क्षमता से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्षमता को 1 ले तो उसके संदर्भ में सामने CH4 की 21, N2O की 310, HFC 1000, SF6 की क्षमता 23,900 गुना ज्यादा है। यानी SF6 जो टायर के उत्पादन में काम आता है उसका 1 टन उत्सर्जन 23,900 टन कोयले को जलाने से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। यह चेतावनी है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा यह सभी वायु के बारे में भी सावधान रहना होगा। कई बार वैज्ञानिक प्रश्न करते हैं कि क्या केवल CO2 और ग्रीन हाउस गैसेस ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए जवाबदार है? क्या कोई अन्य परिबल इसके लिए जवाबदार नहीं है? क्या बाहरी कारण या कोई अंदरूनी कारण इसके लिए जवाबदार नहीं हो सकते? क्या ऐसे घटक नहीं है जो इसके लिए जवाबदार हो? ये बहुत ही महत्वपूर्ण और वाजिब प्रश्न है। इन प्रश्नों का जवाब हमारे को वैज्ञानिक पद्धति और वैज्ञानिक सिस्टम से ही देना होगा। इसके अलावा बहुत से कारण हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, जिनको हम अनदेखा नहीं कर सकते। जैसे कि सूर्य की प्रवृत्ति में हर 11-12 साल में परिवर्तन होना, पृथ्वी का परिभ्रमण और परिक्रमण, ज्वालामुखी का फटना, तदुपरांत उल्का वर्षा भी
वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग का कारण हो सकती है। तूफान और औद्योगिक प्रक्रिया से उड़ने वाली धूल मिट्टी भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हो सकती है। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, यह हकीकत है, किंतु ग्रीष्म युग और हिमयुग चक्र के अनुसार तापमान कम होगा, यह हकीकत पर भी कोई संदेह नहीं है। अगर हम नई तकनीकों को अपनाएं, निश्चित प्रक्रिया के लिए व्यूह रचना बनाएं, हमारे सिद्धांतों में बदलाव लाएं और कुदरती संसाधन जैसे कि पानी का पुनः उपयोग करना शुरू कर दे, तो ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया के वेग को काबू में ला सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा है कि भारत गांवों का संघ है और ऐसे देश की कल्पना की है जिसमें हर एक गांव आत्मनिर्भर हो। परंतु आज की परिस्थिति को देखते हुए यह बात असंभव लगती है। किंतु अगर हम अपने गांवों को संसाधनों और ऊर्जा के रूप से स्वनिर्भर बना दे, तो शायद हम ग्लोबल वार्मिंग की इस समस्या का हल निकाल पाएंगे।